वेलकम स्टूडेंट। आज हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे जिस कंपनी की आज के बाज़ार में कीमत लगभग $78 बिलियन के आसपास है। वो कंपनी जो कि न जाने कितने सालों से इस टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को एक सांस देते आ रही है, एक ज़िंदगी देते आ रही है। उस कंपनी की बात करेंगे जिस कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स शायद लगभग हर एक उस बंदे के पास हों जिनके पास कहीं ना कहीं लैपटॉप्स उनके लाइफ में रहे हैं। छोटी से छोटी मशीन, बड़ी से बड़ी मशीन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या फिर इजी से इजी कोई भी फॉर्म ऑफ मशीन, जिस मशीन का दिल कहे जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। जिस फॉर्म में, जिस फेस में आज आप इस इतनी बड़ी कंपनी को देखते हैं, अमेरिकन कंपनी को देखते हैं, कई कंपनी शुरुआत से ऐसी थी। ये कंपनी इतने सालों से चलते आ रही है, क्या इस कंपनी की ज़िंदगी में कुछ उतार या चढ़ाव नहीं रहे हैं? तो इसीलिए प्लानिंग के चैप्टर में हम बात करेंगे इंटेल की, और इंटेल के इस केस स्टडी से देखेंगे कि प्लानिंग को किस तरीके से प्रॉपर्ली समझ के अपने मैनेजमेंट के सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को कंफर्म किया जा सकता है। तो मैं अविनाश रोशन, आपका BST मेंटर, आपके सामने एक नए केस स्टडी के साथ और एक नए चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बात करते हैं इंटेल की। इस इंसान का चेहरा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इनका नाम है पॉल ऑटोलिनी। पॉल ऑटोलिनी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इंटेल को उस लेवल पे पहुंचाया जिस लेवल पे आज कहीं ना कहीं इंटेल इनका हमेशा कर्जदार ज़रूर रहेगा। पॉल ने जब अपनी करियर की शुरुआत की 1974 में, तो बेसिक मैनेजमेंट के लेवल से शुरुआत की, और जब उन्होंने कंपनी को स्विच किया, छोड़ा 2013 में, तो वो भी सेल्फ रिटायरमेंट से छोड़ा। तो आप सोच लीजिए कि 1974 से 2013 तक इन्होंने कंपनी को हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजरियल पोजीशन पे संभाला। कभी ये 2002 में CEO रहे, 2005 में CEO रहे, 2006 में इन्होंने उस वक्त का सबसे बड़ा ले ऑफ कर लगभग 10,500 लोगों को अपनी कंपनी से निकाला और अपनी कंपनी का $3 बिलियन बचाया। ये वो इंसान जो कि वन टाइम प्रेसिडेंट भी रहा, ये वही इंसान है जो कि गूगल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपनी हिस्सेदारी रखा है। देखिए, जहाँ तक बात आती है मैनेजमेंट की, तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट के रेफरेंस में अब मैनेजर्स की ज़िंदगियों के बारे में जानेंगे, उनके करियर्स के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को किस लेवल पे पहुँचाया है। ये सारी चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉल के इंटेल के सफ़र की। पॉल का एक नारा था, ग्रोथ इज़ बैक। लाइन बाय लाइन इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पॉइंट क्या कहता है, समझिएगा। Intel's CEO Paul Otellini talks to developers about his strategic plan for reigniting the company's growth rate. The plan calls for Intel to make platforms for several chips to go into different types of computers. अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें उठानी चाहिए। जैसे जब यहाँ पे पॉल अपनी स्ट्रैटेजिक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, रीइग्नाइटिंग द कंपनीज ग्रोथ, विच मीन्स जो कंपनी का ग्रोथ था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था। कंपनी का ग्रोथ उस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं था जिस तरीके से ग्रोथ इफ़ेक्टिव होना चाहिए था। लगभग 20 साल की कहानी है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते रहा जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के ब्रेन्स कहे जाते थे। इस वक्त तक, जहाँ तक हम अभी बात कर रहे हैं, उस टाइम तक इंटेल ओनली एंड ओनली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ही माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता था। इंटेल की सबसे ख़ास बात ये थी कि इंटेल ये टेक्नोलॉजी इनकलकेट करता था, कल्टिवेट करता था, अपने यहाँ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उन माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाता था और बना के बाज़ारों में बेचता था। एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आप खुद डेवलप कर रहे हैं, अपनी कंपनी में डेवलप कर रहे हैं, तो समवेयर एंड समहाउ इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि आपकी वो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्च है आप उस टेक्नोलॉजी से ही कहीं ना कहीं निकालेंगे। By early 20s, this strategy was no longer delivering the growth Intel wanted. मतलब जो इंटेल ओनली एंड ओनली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो चीज़ें बना रहा था, तो इंटेल को वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी जो कि एक्चुअली इंटेल को चाहिए था या फिर एक्चुअली इंटेल की ज़रूरत थी। ग्रोथ धीरे धीरे
कम होते जा रही थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत और भी रीजंस थे, जैसे पर्सनल कंप्यूटर का जो मार्केट था वो भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा था, और जो इंटेल का जो मेन राइवल था, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था AMD, वो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स को मैच करके अपने प्रोडक्ट्स को बाज़ार में उतार रहा था और धीरे धीरे मार्केट शेयर भी बढ़ाते जा रहा था। तो एक तरफ इंटेल जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाती है अपने हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, और जिन चीज़ों के लिए बनाती है पर्सनल कंप्यूटर उसका मार्केट डाउन होते जा रहा है। ऊपर से उसकी राइवल कंपनी AMD जो कि इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को कॉपी करके उसके फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड करके सस्ते दामों में बाज़ार में बेचती गई और अपने बाज़ार का जो शेयर है, जो अपना मार्केट शेयर है, वो बढ़ाते गए। इससे कहीं ना कहीं इंटेल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक तो राइवल उनका लीड कर रहा था मार्केट में, ऊपर से उनके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव थे, कॉस्ट भी वो कट नहीं कर सकते थे। तो इस केस में CEO उस टाइम पे पॉल ऑटलिनी थे और उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजिक प्लान क्या किया, डेवलप करा। दिस प्लान कॉल्ड फॉर द कंपनी टू बिल्ड platform for multiple chips that will work together to perform specific function for computer users। ठीक है, तो अब यहाँ पे साफ साफ पॉल ने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव किया, अपने प्लान्स में बदलाव किया। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि हम इंटेल को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इंटेल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कैसी जगह बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे चिप्स बनते हों, कोई एक चिप्स नहीं बनता। जैसे पहले क्या था कि इंटेल ओनली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता था, जो चिप्स होते थे वो बनाता था। लेकिन पॉल ऑटलिनी ने कहा कि अब हम बस पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए नहीं बनाएंगे, हम बहुत सारे अदर कंप्यूटर्स या अदर जो मशीन्स हैं उनके लिए भी चिप्स या माइक्रो प्रोसेसर्स बनाएंगे जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। देयर विल बी प्लेटफॉर्म फॉर किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पे चिप्स बनाने की बात हुई। सबसे पहले कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स। कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा कोडिंग करने के लिए या फिर एक नए प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए। होम कंप्यूटर्स मीन्स वॉच कंप्यूटर्स का आप मतलब ये मत समझिएगा कि ओनली हमारा डेस्कटॉप है। कंप्यूटर वो चीज़ है जो कि इंसान के काम को आसान करती है। तो अगर आपके घर में एक लॉक लगा हुआ है, एक स्क्रीन बेस्ड लॉक लगा हुआ है, या फिर आप फिंगर टच का जो लॉक लगता है, या फिर आप मान लो कि जो पासवर्ड वाले लॉक लगते हैं, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है, वो होम कंप्यूटर है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी उन्होंने चिप की बात करी। एंड फॉर कंप्यूटर्स डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आप देखते होगे MRI की मशीन होती है, इंडोस्कोपी की मशीन होती है, ये जो जितनी भी मशीन्स हैं, इन मशीन्स में माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स लगाए जाते हैं जो कि एक्चुअली कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर का जो आप एक विज़न है वो बस अपने डेस्कटॉप तक न मत रखिएगा, आप उन सभी मशीनों की बात कीजिएगा जो कि इंसान के काम को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे पॉल ऑटलिनी ने प्लान करा कि रेदर दैन ओनली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स वी नीड टू क्लासीफाई आवर एक्टिविटीज़, वी नीड टू ब्रॉडन आवर एक्टिविटीज़, और इंटेल को एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए सामान बने रेदर दैन कि मात्र एक सामान बने। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करने पे फोकस करते रही, हर एक स्पेसिफिक कस्टमर सेट को, जैसा कस्टमर उसकी जैसी नीड हम उसको वैसा डिलीवर करेंगे। ये प्लान करा पॉल ऑटलिनी ने, डिसाइड करा कि हम ऐसा करने वाले हैं। दस द प्लेटफॉर्म फॉर होम कंप्यूटर्स विल कंबाइन microprocessors with chips and softwares for wireless base station for home networking, chips for showing digital movies, and chips for 3-dimensional graphics processing for computer games. The hope is that these platforms will allow Intel to capture more of the value growing into every computer sold। यहाँ पे पॉल ऑटलिनी का बस एक पॉइंट था कि आज के बाद से जो भी हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स बेचे, जो भी चिप्स बेचे कंप्यूटर्स के लिए, वो हमारे कस्टमर की जो बेसिक नीड है वो उसको सेटिस्फाई करे, कंप्यूटर्स में वो चीज़ वैल्यू ऐड करे कि जब हर एक कंप्यूटर बिके मेरे माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ तो लोग उस कंप्यूटर की वैल्यू को समझे या फिर वो कंप्यूटर की वैल्यू उनके काम में एडिशन करें। एंड दैट शुड इंक्रीज द कंपनीज ग्रोथ रेट, तो फॉर श्योर है। अब इस प्लान में और भी चीज़ें आगे आते गई। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान ऑटलिनी ने डिसाइड किया कि रीऑर्गेनाइज करेंगे इंटेल को 4 मार्केट फोकस्ड डिवीज़न में। ठीक है,
यहाँ पे रोल्स अलोकेट किए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स किए जाएंगे और हर एक डिवीज़न को जितनी ज़रूरत है रिसोर्सेज की उन रिसोर्सेज को बाइफरकेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, आप बस कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का सेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉल ऑर्टलिनी ने अपने प्लान को और भी थोड़ा क्लियर करा। उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे इंटेल को 4 मार्केट फोकस्ड डिवीजन्स में बांटेंगे। मतलब एक हिस्सा जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए काम करा, सपोज दैट एक हिस्सा जो कि हेल्थ केयर के लिए काम कर रहा, या फिर एक हिस्सा जो कि कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स के लिए काम कर। तो इस तरीके से पॉल ने पूरे के पूरे इंटेल ग्रुप को 4 फोकस्ड मार्केट डिवीजन्स में बाइफरकेट करा। हर एक डिवीज़न में कुछ लोग रखे गए जिनके रोल्स को फिक्स किया गया, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स किया गया और हर एक डिवीज़न को रिसोर्सेज भी दिए जाने की बात कही गई। यहाँ पे प्लान है, अभी तक क्या किया गया क्या नहीं किया गया बात की बात है। हाँ जी, बाइफरकेट किया जाएगा, रिसोर्सेज दिए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की जाएगी, रोल्स बताए जाएंगे। एक डिवीज़न जो कि डेवलप करेगा प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स, मतलब एक कम्प्लीटली जो डिवीज़न था वो कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स के लिए फ़िक्स कर दिया गया। दूसरा जो डिवीज़न था वो होम कंप्यूटर्स के लिए फ़िक्स किया गया। तीसरा जो था वो लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए फ़िक्स किया गया। और जो चौथा था वो आमतौर पे हेल्थ सर्विस के लिए क्या किया गया, फोकस किया गया कि हाँ जी हम इन चारों सेक्टर को तरीके से मैनेज करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते ऑर्टलिनी ने कंपेयर करा परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीज़न अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक गोल्स। हर एक डिवीज़न का अपना अपना गोल सेट किया गया कि हाँ जी कॉर्पोरेट कंप्यूटर डिवीज़न का एक अपना गोल होगा, होम कंप्यूटर का अपना होगा, लैपटॉप कंप्यूटर का अपना होगा और हेल्थ इंडस्ट्री का अपना होगा। ठीक है, और उस गोल के अकॉर्डिंग क्या उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है तो पॉल ने उसको भी कंफर्म करा। साथ ही साथ ये भी मार्क करा कि अगर लैपटॉप कंप्यूटर डिवीज़न का जो टॉप मैनेजर है वो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट कर देता है प्लान को, जो प्लान उसके डिवीज़न ने सेट करे हैं, तो ही और शी जो भी हो उसको कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस बोनस भी दिया जाएगा और साथ ही साथ ऑर्टलिनी को रिप्लेस करने का एक मौका भी दिया जाएगा जब एक ऑर्टलिनी रिटायर होंगे। तो आप इमेजिन करो कि ऑर्टलिनी ने अपनी ही कुर्सी पे दांव खेला कंपनी के ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए कि एक ऐसा मैनेजर, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसा सीईओ जब उसने कंपनी को अपने हाथ में लिया, अपने अंडर में लिया, तो उसकी कंपनी का ग्रोथ डाउनवर्ड था। अपनी कंपनी के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल्स को बूस्ट अप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करना, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की बात करना और साथ ही साथ अपने कुर्सी की दावेदारी भी फिक्स कर देना कि जिस डिवीज़न का मैनेजर सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा जब पॉल रिटायर होंगे तो वो दावेदारी भी पेश कर सकता है, विच मीन्स पॉल की कुर्सी भी सीईओ का पोजीशन के लिए भी हकदार होगा वो मैनेजर जो अपने डिवीज़न का परफॉर्मेंस सबसे टॉप पे रखेगा। साथ ही साथ ये भी मार्क किया गया, इफ़ the home computer division stumbles in its effort to develop platform, Ortlinie may allocate more engineering resources to unite while simultaneously altering the senior management of the unit। तो यहाँ पे ये भी मार्क किया गया कि अगर होम कंप्यूटर का जो डिवीज़न है अगर वो प्लेटफॉर्म बनाने में पूरी कोशिश कर रहा है तो उसको ऑर्टलिनी की तरफ से इंजीनियरिंग रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर सीनियर मैनेजमेंट में कुछ बदलाव करने उस यूनिट का, मतलब अगर मैनेजर जो सबसे टॉप मैनेजर है वो अच्छा काम नहीं करा तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्टलिनी ने कहा कि भाई तुम मेरे जगह पे सीईओ भी बन सकते हो अगर तुम अच्छा काम करते हो, और अगर तुम अच्छा काम नहीं करते हो तो तुमको हटाया भी जा सकता है। ये पूरा का पूरा अप्रोच ऑर्टलिनी का रहा इंटेल के ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, और इंटेल की एक लाइन रही, ग्रोथ इज़ बैक, जब पॉल ऑर्टलिनी ने जनरल मीटिंग में इंटेल के ग्रोथ को रिवाइव करके उसके रेवेन्यूज़ को उसके स्टेक होल्डर्स के सामने रखा। तो इस तरीके से आपको समझ में आता होगा कि अगर पॉल ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके नहीं आते तो क्या इंटेल आज यहाँ पे होती, शायद उसकी राइवल कहीं ना कहीं लीड कर चुकी होती, बट स्टिल
इंटेल ने अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करा पॉल ऑटलिनी के सहारे। ये है एक मैनेजर के प्लानिंग की कैपेसिटी कि अगर एक मैनेजर अपने पोजीशन को होल्ड करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की दशा और दिशा क्या होगी, किस डायरेक्शन में जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑफ द डे ये मैनेजर ही डिसाइड करेगा। और अगर मैनेजर की इसमें गलती हुई तो शायद कोई कंपनी दिखे भी ना, और अगर वो तरीके से उस प्लान को सेट कर पाया और एग्जीक्यूट कर पाया तो कहानी वही जो कि इंटेल की बनती है। तो इसीलिए इस पूरे अप्रोच में आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते अगर आप एक मैनेजमेंट के पोजीशन पे बैठे हुए हो। आपको हार्श डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉल ने भी 2006 में लगभग 10,500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा। इनफैक्ट अगर आपको बताया जाए तो मैनेजमेंट टीम से 1,000 लोगों को उन्होंने निकाला और $3 बिलियन बचाया, और 2007 में उसी बचे हुए $3 बिलियन को उन्होंने अपनी ही कंपनी में क्या करा, री इन्वेस्ट करा। तो इसीलिए आपको दिमाग से तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिल से भी सोचना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे प्लानर बन पाते हो, क्योंकि अच्छा प्लानर बनना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में रियल लाइफ मैनेजरियल वर्ल्ड में प्लानिंग किस तरीके से सेट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से एक लेवल पे पहुंचाया जाता है। तो चलिए इस केस स्टडी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूँगा प्लानिंग के प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ। बट हाँ, ध्यान रख लीजिएगा इस प्लानिंग के सेंस को, जिस सेंस को मैंने इस केस स्टडी में आपके सामने रखा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।